हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षा टीम मनीष वर्मा से आज की इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आपके सिलेबस को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका टीएमए, जिसमें आपके एक भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम्स में, और दूसरी साइड आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के चैप्टर्स है, जिसमें आपको क्या करना है, इन्हीं चैप्टर्स से पढ़कर अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है। एनआईओएस ने इस बार थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेक्शंस में आपके पेपर को डिवाइड किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके एमसीक्यूज होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर, मैचअप्स और बेस्ट आंसर टेस्ट होने वाला है। अब सब्जेक्टिव सेक्शन की बात करते हैं, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे और लॉन्ग आंसर होने वाले हैं। मैक्सिमम आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल क्वेश्चंस आपके 51 आपके एग्जाम्स में आएंगे। मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल की बात कर लेते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आपका मॉड्यूल, 5th मॉड्यूल और 6th मॉड्यूल जो है 45 मार्क्स कैरी करता है, तो आप इसे कर एग्जाम्स में पास हो सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा स्कोर करना है एग्जाम्स में, तो उन्हें सारे मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नोट इज सर्कुलेटेड इन इंग्लिश वाज पुअरली ट्रांसलेटेड इन तमिल, नेम द टाइप बैरियर रिलेटेड टू दिस। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बेस्ट आंसर जो होगा उसे चूज करके लिखना होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक इंग्लिश में नोटिस दिया गया है, जिसे आपको ट्रांसलेट करना है तमिल लैंग्वेज में। जब आपने तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया उसका, तो किसी बैरियर की वजह से वो जो ट्रांसलेशन है वो पूरी नहीं हो पाई या फिर गलत हो गई, तो जो इसका आंसर है वो होगा सेमेंटिक बैरियर। अब जान लेते हैं कि सेमेंटिक बैरियर होता क्या है। जो सेंडर होता है वो क्या करता है, मैसेज को एनकोड करता है, कि मैसेज को भेजता है। तो इसमें एनकोड कौन कर रहा था, इंग्लिश सब्जेक्ट क्या कर रही है, इंग्लिश नोटिस क्या कर रही है, उसे एनकोड कर रही है। जो रिसीवर था, मतलब कि जो तमिल लैंग्वेज में आपको क्या करना था, उसे डिकोड करना था। एनकोड जो आपने मैसेज किया था उसे डिकोड करना था, बट कुछ बैरियर की वजह से क्या हो गया, इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन करनी थी तमिल लैंग्वेज में वो प्रॉपर नहीं हो पाई। तो इसमें ये सेमेंटिक बैरियर्स की जो प्रॉब्लम थी वो अराइज हो चुकी है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। अब आपको बताना है जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का प्राइमरी पार्ट कौन सा होता है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उनको काम बता देते हो। प्लानिंग में जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव को, गोल्स को अचीव करने की बात करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग सारा काम डिसाइड करते हो कि किस तरह से हमें एक्शन लेना चाहिए। डायरेक्टिंग में आपको क्या करना होता है, जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है उसी के अकॉर्डिंग सबको क्या करते हो, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो। जो इसका आंसर है करेक्ट वो होगा सी, प्लानिंग। सबसे पहले आप क्या करते हो, इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो प्राइमरी पार्ट होता है वो है प्लानिंग, योजना बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash is a process of introducing the selected employee to the employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो बेस्ट होगा वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है ओरिएंटेशन, जिसमें आप क्या करते हो, किसी न्यू फैमिली मेंबर को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉय को क्या करते हो, अपने रूल्स पॉलिसीज को बताते हो और अपने एनवायरमेंट के बारे में बताते हो। सिलेक्शन में क्या करते हो, किसी एक सुटेबल कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करते हो, उसकी स्किल, उसकी क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस देख के उसे सेलेक्ट करते हो। अब ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग में आप क्या करते हो, जो भी आपने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है उसी को उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशन खाली होती है, वेकेंट का मतलब जब भी खाली जगह होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तब आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट करवाते हो, हायरिंग करवाते हो, तो उसे रिक्रूटमेंट कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन, जिसमें आप क्या करते हो, अपने न्यू कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हो, रूल्स के बारे में बताते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब बोला है कि आपको एक एग्जाम्पल बताना है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, जो कि इंटरनल सोर्स के अंदर आता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग और बैंक लोन। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है जब भी कंपनी क्या करती है, अपने सारे एक्सपेंसेस को
पे आउट कर देती है, लाइक वेजेस दे देती है, सैलरी दे देती है एम्प्लॉय को, जितने भी उसके बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इन सारे बिल्स को पे आउट कर देती है, टैक्सेस को पे आउट कर देती है। उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचता है उसका, वो कंपनी के प्रॉफिट में काउंट किया जाता है, जिसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफन रेफर टू एज 4 Ps। अब आपको बताना है मार्केटिंग मिक्स के वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं। मार्केटिंग मिक्स पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स में आपकी ये स्ट्रेटेजी होती है कि जो कस्टमर्स को क्या चाहिए मार्केट के अंदर, एक रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो मार्केटिंग मिक्स में ये सारी चीजें देखी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। अब मार्केटिंग मिक्स के 4 क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। तो आपके 4 क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको इसमें से मैच करना है और बताना है कि कौन सा सही है। प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच एम्स टू एंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। अब बोला है कि आपको एक आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, जिसमें आपको देखना है कि जो भी आपने प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्लानिंग में क्या होता है, आपको प्लानिंग स्ट्रेटेजी को पहले आप फॉलो करते हो, उसी के अकॉर्डिंग सारे काम करते हो। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने ऊपर बताया आपको, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं वर्कर्स को और फिर काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग वर्कर्स को डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। कंट्रोलिंग में होता है जो भी आपने प्लान कर रखा है उसी के कंट्रोल में आपको क्या करना है, सारा काम करना होता है। तो जिसका डी ऑप्शन है कंट्रोलिंग, वो करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ चेंज इन द फैशन और कस्टमर टेस्ट में अफेक्ट द डिमांड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। अब आपको बताना है कि ये कौन से एक्सटर्नल फैक्टर का एग्जांपल है जिसमें आप क्या करते हो, फैशन और टेस्ट में आपके चेंज आता है किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके। तो ये इसलिए होता है, कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से क्या होता है, आपके फैशन में और आपके टेस्ट में चेंज आता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। तो सोशल फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर का एग्जांपल हो सकता है जिसमें क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से लोगों का किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से टेस्ट और फैशन चेंज हो जाता है, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट है, कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश। अब आपको बताना है कि जो कमर्शियल पेपर है इशू कब किया जाता है। पहले देख लेते हैं कि कमर्शियल पेपर होता क्या है। कमर्शियल पेपर वो होता है, एक शॉर्ट टर्म डेट होता है, जब भी आपको फंड की जरूरत होती है तो आप ले सकते हो। और इसे इशू कौन करता है, कॉर्पोरेशन करती है या फिर कोई फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो करती हैं, जिनको पैसों की जरूरत होती है, वो इनको फाइनेंशियली क्या करती है, हेल्प करती है। तो कमर्शियल पेपर को एक अनसिक्योर्ड डेट भी बोला जाता है। तो इसका इशू करने का टाइम पीरियड क्या होता है, 15 दिन से 1 साल तक के बीच में आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हो। What is the role of financial manager in an organization? अब आपको बताना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका टू ओवरसी द कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी। मैनेजर क्या करता है, आपकी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें देखता है। सेकेंड ऑप्शन है टू हैंडल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। वो क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को, मतलब कि मानव संसाधन प्रबंधन को क्या करता है, हैंडल करता है। सी आपका ऑप्शन है टू मैनेज प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर वो क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करता है। और लास्ट आपका ऑप्शन है टू हैंडल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपेनियन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, आपके फाइनेंशियली प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करता है, आपकी एक्टिविटीज को देखता है कि आप सही परफॉर्म कर रहे हो या फिर नहीं। अब नेक्स्ट है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन में क्या होता है, आपको 2 स्टेटमेंट्स दी होती हैं, जिसे हिंदी में असर्शन को अभिकथन और रीजन को कारण कहते हैं। असर्शन स्टेटमेंट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल डायरेक्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बोला है कि अगर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप एक अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब रीजन में क्या है, इट एंश्योर दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बोला है कि अगर हर एक एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज को, अपने रोल्स को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। बोला है कि असर्शन जो है वो सही है पर रीजन गलत है। सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है, पर आर ने सही एक्सप्लेनेशन ए की नहीं दी है। मतलब जो आर कहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ए सही नहीं है। अब सी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बोला है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और डी है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोला है कि आर ने सही एक्सप्लेनेशन दी है ए की, कि अगर हर एक एम्प्लॉय अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने रोल्स को समझेगा तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या करेगी, सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन डैश टू द एनवायरमेंट विद इन इट्स फंक्शन। हर एक जो बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं तो उसके पीछे का क्या फंक्शन होता है जो वो फॉलो करते हैं। जिस भी एनवायरमेंट में रहते हैं उसे अडेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे जो भी कंज्यूमर को चाहिए होगा या फिर जो भी उसके टेस्ट में या फिर फैशन में चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे वो मार्केट में ज्यादा दिन तक टिक सके। तो इसका जो आंसर है वो है अडेप्टिंग। सेकेंड आपका क्वेश्चन है अ डैश कंपनी ऑपरेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज। एक कंपनी को क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ कंट्रीज में ऑपरेट किया जा रहा है, तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है। एंड हैज द प्रेजेंस इन वेरियस इंटरनेशनल मार्केट, और वो बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंट है। जो एमएनसी है हमारी वो मल्टीपल ऑफ कंट्रीज में ऑपरेट होती है। अब एमएनसीज के कुछ एग्जांपल्स है कंपनी के, लाइक कोक हो गया, स्टारबक्स हो गया, तो ऐसे बहुत सारे एमएनसीज के एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इफेक्टिव डैश एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा एम्प्लॉयज के बीच में, एक्टिविटीज के बीच में, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो, जब सब साथ में काम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड डैश माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब आपको बताना है जो WC होता है, इट मींस कि जो वर्किंग कैपिटल है उसे कैलकुलेट कैसे करना है। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज होती है, तब आप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर देते हो। नेक्स्ट स्टाफिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द डैश रिक्वायरमेंट एंड द मेथड ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द पीपल। अब बोला है कि जो स्टाफिंग है वो बहुत सारे मेथड्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे रिक्रूटिंग हो गया, सेलेक्टिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपिंग हो गया। तो अब आपको बताना है उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर की। मैन पावर के थ्रू ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है इन द मार्केटिंग मिक्स प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स आर विलिंग टू डैश फॉर अ प्रोडक्ट। अब आपने ऊपर MCQs में मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन था। तो प्राइस किससे रेफर्स करता है आपको इसमें बताना है। प्राइस जिसमें आप हर एक कस्टमर क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को पे कर सके, वो इतना अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए कि हर एक कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदे तो उस अमाउंट में खरीदे कि वो उसे पे कर सके। अब नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको 2 कॉलम्स दिए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा कॉलम ए या फिर ग्रुप ए करके नाम होगा, और सेकंड कॉलम होगा ग्रुप बी या फिर कॉलम बी। अब इसमें मैचअप करना है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट सही लगती है आप उसे ऐसे मैच कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, आप सारी चीजें डिसाइड करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरह से हमें काम करना है। तो सेकंड जो है इसका ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू गो। हम अभी कहाँ पे और अभी हमें कहाँ जाना है, तो हम ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। तो आप इसे सेकंड वाले से मैच कर दोगे। अब सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुप्स में काम को बांट देते हो, इसे सबको अलग अलग करना पड़े। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। इसमें आप क्या करते हो, राइट पर्सन को राइट जॉब देते हो राइट टाइम पे। तो इसका जो 4th वाला ऑप्शन होगा वो सही है, राइट पीपल एट द राइट जॉब। डायरेक्टिंग क्या होता है, जिसमें आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, रिलेट होता है डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स। एंड आपका लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो भी आपने प्लान कर रखा होता है, अगर कुछ भी उसमें मिस्टेक्स होती हैं तो उसमें करेक्शन करते हो बेसिकली। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है, करेक्टिव एक्शन टेकिंग। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसके आंसर्स देख सकते हो। 1 वर्ड आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नोन फॉर इट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीच ड्यू टू इट्स विजुअल अपीयर। एक ऐसा मीडियम ऑफ
ऑफ एडवर्टाइजिंग बताना है जिससे आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, मतलब कि लचीलापन होता है और आप उसको देख भी सकते हो और उसमें सुनते भी हो। टेलीविजन जो है जिसमें आप सुनते भी हो और देखते भी हो, तो जो टेलीविजन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका इन विच टाइप ऑफ पब्लिकेशन कैन हेल्थ केयर प्रोडक्ट बी इफेक्टिवली एडवर्टाइज। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एडवर्टाइजिंग है जिसमें आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होता है। जो मैगजीन्स होती है उसमें हेल्थ केयर रिलेटेड से प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, उन्हीं चीज की एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है। अब नेक्स्ट है आपका हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कौन लिंक्ड परफॉर्म करता है? होलसेलर जो होते हैं और रिटेलर जिन्हें मिडल मैन कहते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट बेनिफिट डू होलसेलर प्रोवाइड टू रिटेलर रिगार्डिंग परचेजिंग गुड। कौन सी फैसिलिटी है या फिर कौन सा बेनिफिट है जो होलसेलर्स होते हैं, मतलब कि मिडल मैन होते हैं, वो रिटेलर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जब रिटेलर होलसेलर से गुड्स परचेज करता है। होलसेलर क्या करता है? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी उसी सेम शॉप से सामान खरीदे। तो ये इसके आंसर्स है, आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका खत्म हो चुका है। वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का आने वाला आपके एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका व्हाट इज मिंट बाय डीमेट अकाउंट। अब आपको बताना है कि आप डीमेट अकाउंट से क्या समझते हैं या फिर क्या होता है। तो डीमेट अकाउंट वो होता है जिसमें इन्वेस्टर्स शेयर्स को और अपने सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में संभाल कर रखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि डीमेट अकाउंट काम क्या करता है, इसे खुलवाते क्यों है। तो डीमेट अकाउंट जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपने डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, मैंडेटरी होता है। व्हाट इज मींट बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपको बताना है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या समझते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आप करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से आप कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करते हो, कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालते हो जिससे आप फ्यूचर के गोल्स को अचीव कर सको और प्लान करते हो कि आपको किस तरह से उसे अचीव करना है जो भी आपने गोल्स को बना रखा है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आपको बताना है कि जो आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी प्राइवेट कंपनीज को फंड चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, तो वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर देती है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टाफिंग इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आपको बताना है कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग किसे कहते हैं? स्टाफिंग आइडेंटिफाइंग करता है किसी एक कैंडिडेट को अट्रैक्टिंग होना चाहिए, देन आप सेलेक्ट करते हो राइट इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक रोल विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज करते हो जिसका क्वालिफिकेशन देखते हो, आप एक्सपीरियंस देखते हो, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे सेलेक्ट करते हो, तो इसे ही स्टाफिंग कहते हैं। सही टाइम पे आप सही पर्सन को जॉब प्रोवाइड करते हो, राइट पर्सन टू द राइट जॉब एट द राइट टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आपको बताना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपके 2 टाइप्स के कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, इक्विटी एंड सेकंड है आपका डेट। जो इक्विटी होता है वो ऑनर का होता है और शेयर होल्डर्स का होता है। जो डेट अमाउंट होता है, डेट कैपिटल होता है आपका, वो एक बोरोड मनी होती है। इट मींस कि जिससे आप उधार में पैसे लेते हो और उन्हीं पैसों का यूटिलाइजेशन किसमें करते हो? अपने बिजनेस के अंदर, ताकि वो ग्रोथ कर सके। स्टेट एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर। अब आपको बताना है कि जो बिजनेस की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंज्यूमर को लेके। फर्स्ट क्या होगी? एक तो वो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी में करे, क्वालिटी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, और एक रीजनेबल प्राइस पे करे कि जिससे चाहे वो पुअर मैन हो चाहे वो रिच मैन हो उसे अफोर्ड कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय प्रमोशन। क्या आप प्रमोशन से क्या समझते हैं? प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल है जिसकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? कम्युनिकेट कौन करता है? बायर और सेलर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सेलर उसे परसुएट करने की, मतलब फोर्स करता है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और सेलर की कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है जिससे वो बायर्स को अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट कर लेता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर बता के। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय मेल ऑर्डर रिटेलिंग। बताना है कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग क्या होता है। मेल ऑर्डर हाउस आर द रिटेल आउटलेट्स दैट द मर्चेंडाइज टू द मेल। जो भी
मर्चेंडाइज अपने प्रोडक्ट्स को मेल के थ्रू बेचते हैं, इनका डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। इट मींस कि जो सेलर होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट बायर्स के साथ नहीं होता है जो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। बिटवीन द बायर एंड सेलर इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बोनस ऑफर एज टूल एज सेल्स प्रमोशन। अब आपको बोनस ऑफर के बारे में बताना है जो कि एक टूल है सेल्स प्रमोशन का। बोनस ऑफर में क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है या फिर उसमें बिना किसी चार्जेस के आपको उसके साथ किसी एक सिमिलर प्रोडक्ट को आपको उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एक कारपेट लेनी है तो कारपेट के जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने एक बोनस ऑफर चलाया जिसमें उन्होंने कारपेट क्लीनर को फ्री में रखा। स्ट्रैटेजी को देख के जो कस्टमर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद वो कारपेट को भी ले लेंगे जिससे उनके पास क्लीनर भी आ जाएगा। तो एक तरह से सेल्स को प्रमोट करते हैं जिससे सेल ज्यादा हो और कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन क्लियरिंग एजेंट हेल्प्स द इंपोर्टर्स। अब आपको बताना है जो क्लियरिंग एजेंट होता है वो किस तरह से इंपोर्टर की हेल्प करता है। जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं तो वो कौन पूरा करता है, क्लियरिंग एजेंट करता है, जब तक पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर ना हो जाए। तो अगर उस प्रोडक्ट को कहीं पे भी भेजना है रेलवेज के थ्रू या फिर रोड लाइंस के थ्रू, तो ये सारी चीजें क्लियरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब आपको बताना है कि ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आप उन गुड्स को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कार हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया और आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। आप इन सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हो। और नॉन ड्यूरेबल आइटम्स वो होते हैं जिन्हें आप ज्यादा से ज्यादा एक बार कंज्यूम कर सकते हो या फिर एक से ज्यादा बार। लाइक आपका सोप हो गया, सॉल्ट हो गया, पिकल्स हो गए और सॉसेज हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर जो कि आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा और टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स के 6, तो 18 मार्क्स पूरा होगा आपके शॉर्ट आंसर्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब आपको बताना है स्मॉल बिजनेस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं। तो स्मॉल बिजनेस क्या है कि जिसमें जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत कम लेवल पे हो रही हो तो उसे स्मॉल बिजनेस कहते हैं। जो इसकी ओनरशिप होगी वो सिंगल ओनर के थ्रू देखी जाएगी जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जिसमें सिंगल ओनर होता है। मैनेजमेंट जो होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उसी ओनर के अंडर कंट्रोल में होगा। लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादा डिपेंड ये लेबर्स और मैन पावर पे होता है। रिसोर्सेज का यूज ये बहुत ज्यादा कम करेंगे, लिमिटेड अमाउंट पे करते हैं और वेस्टेज जो है रिसोर्सेज की वो लिमिटेड ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिमिटेशंस बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, जो भी मर्चेंडाइज होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो उसे ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या होता है कि लेक ऑफ टच होता है, मतलब जो बायर्स होंगे वो सेलर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते पर्सनली। तो इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। लाइक अगर आपको क्लॉथ्स खरीदने या फिर ज्वेलरी के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जो भी आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन्स पे, मीशो पे जो भी पिक्चर देखते हो किसी भी प्रोडक्ट की तो बहुत अच्छी आती है, बट जब आफ्टर डिलीवरी आप उस प्रोडक्ट को देखते हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इसका एक लिमिटेशन हो सकता है ई कॉमर्स का। आपका जो थर्ड है, जब भी आप क्या करते हो ट्रांजेक्शन करते हो आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट, तो क्या होता है ट्रांजेक्शन जो होती है वो तुरंत हो जाती है, बट जब डिलीवरी होती है उस गुड्स की तो क्या होता है ज्यादा टाइम लगा देती है और डिले हो जाता है आपका प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है इनकन्वीनियंस हो जाता है कस्टमर। तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करता है ऑफलाइन ज्यादा प्रेफरेंस देता है एज कंपैरिजन टू ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करने से। अब आपको बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी आपके एनवायरनमेंट के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो रहे तो आप उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करोगे, अडेप्ट करोगे, तभी लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकते हो उस मार्केट में। तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक कंज्यूमर बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जो भी उन्हें पसंद होता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हीं प्रोडक्ट्स की क्या करो, प्रोडक्शन करो और उन्हें सेल करो, तभी आप क्या कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हो मार्केट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एथिक्स विद एग्जांपल। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है, व्यवसायिक नैतिकता, और उसका एक एग्जांपल देना है। बिजनेस एथिक्स बेसिकली किस पे होता है, बेस्ड सोसाइटी पे, कि आपके प्रोडक्शन जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर कर रहे हो, तो
वो सोसाइटी के लिए सही है या फिर नहीं। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने बिजनेस के अंदर लेके चलते हो, तभी किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हो। तो ये सारी चीजें आपको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलनी होती है। तो सोसाइटी को क्या चाहिए होता है, एक फेयर वेट पे आप क्या कर सको, किसी भी कॉमोडिटी को बेचो उन्हें, और फेयर प्राइस पे, और एक गुड क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की जो भी आप बनाते हो। तो ये तीनों चीजें आपको सोचकर ही सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिजनेस में इन्हीं सब का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग। अब पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, किसी भी न्यूज़पेपर पे, टेलीविजन पे, रेडियो पे, बहुत सारे ऐसे मास मीडिया जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करवाते हो। लाइक न्यूज़पेपर में देखा हुआ कि एक स्पेस दिया जाता है, उसमें एडवर्टाइजिंग करवाते हो किसी भी प्रोडक्ट की, लाइक सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है प्रोडक्ट के जिसमें क्या होता है, एडवर्टाइजिंग करवाई जाती है। तो जो भी ऑनर होता है उस प्रोडक्ट का, वो क्या करता है, इसके लिए सर्टेन अमाउंट पे करता है न्यूज़पेपर को, टेलीविजन को या फिर रेडियो को, जहां पे वो क्या करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर्स को और बायर्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, जिससे वो क्या करे, प्रोडक्ट को खरीदे, जिससे उनकी सेलिंग जो होगी वो इंक्रीज होगी। अब पब्लिसिटी क्या होता है, इसमें आपको कुछ सर्टेन अमाउंट पे नहीं करना होता जब भी आप एडवर्टाइजिंग करवाते हो। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, जब भी मूवी आती है, कोई न्यू रिलीज होने वाली होती है, तब आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो या फिर रास्ते में कहीं बाहर जाते हो तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, लाइक मेट्रो स्टेशन हो गया, तो उससे आप देख के समझ जाते हो कि न्यू मूवी आने वाली है। तो डेट, रिलीजिंग टाइम वगैरह सब कुछ आपको मेंशन होता है उसी में ही। पब्लिसिटी का तो मेन टारगेट क्या होता है, जनरल पब्लिक को टारगेट करना, जिससे क्या हो, कंज्यूमर्स को आप क्या कर सको, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको और आप वहां पर जाओ और मूवी देखकर आओ। तो ये पब्लिसिटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को क्या करना, अवेयर करना, उस चीज के बारे में बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेटर ऑफ क्रेडिट। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उन्हें इमीडिएट पेमेंट चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज इशूड बाय द इंपोर्टर बैंक। तो जो इंपोर्टर की बैंक होती है, जो बायर होता है, जो सामान खरीदता है, वो अपने बैंक के थ्रू क्या करवाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करवाता है, देन किसको दे देती है, एक्सपोर्टर को दे देती है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। तो एक्सपोर्टर कैसे बिलीव कर सकता है कि इन फ्यूचर जो इंपोर्टर है वो उसके पैसे रिटर्न कर देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पे जो एक्सपोर्टर होती है वो इंपोर्टर को क्या करती है, अपना प्रोडक्ट को सेल कर देती है। तो ये क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब आपको बताना है कि इंटरनल ट्रेड के 2 फीचर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ही किया जाए। आप अपने प्रोडक्ट को चाहे बेचो या फिर खरीदो किसी और से, तो अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इट मींस कि अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही रह के आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड द मिडलमैन। अब ट्रांजेक्शन किसके बीच में होती है, प्रोडक्शन के बीच में, कंज्यूमर के बीच में और होलसेलर के बीच में। जो प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोडक्शन देता है, देन कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है, और होलसेलर के थ्रू, मतलब मिडल मैन के थ्रू कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। तो जो इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रांजेक्शन की, इन तीनों के बीच में की जाती है इंटरनल ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर के 3 फीचर्स बताने हैं। द एंटायर बिल्डिंग इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस। जो इसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसको नंबर ऑफ सेक्शंस और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में इसे डिवाइड कर देते हैं। जो भी कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है पूरे डिपार्टमेंट का, वो किसी वन मैनेजमेंट के थ्रू देखा जाता है। जब भी आप इस स्टोर में एंटर करते हो तो एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में आप मूव करोगे और जो भी आपको सफिशिएंट प्रोडक्ट खरीदना होगा आप उसे परचेज कर सकते हो। टू एनकरेज पीपल टू डू ऑल देयर शॉपिंग इन वन स्टोर, आप डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सारी चीजें खरीद सकते हो। दीज स्टोर्स ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी। ये स्टोर आपको रेस्टोरेंट प्रोवाइड करेंगे, आप वहीं पे बैठ के खाना भी खा सकते हो, टेलीफोन, एटीएम फॉर द कन्वीनियंस कस्टमर। जो भी जरूरतें होती है कस्टमर की, उन्हीं के हिसाब से आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट शुड अ मैनेजर डू व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब जो मैनेजर होता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में किस तरह से मेजर करता है। द मैनेजर शुड डेविएशन
व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होती है और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है वो जानते हैं पहले। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी आपने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया है अभी, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो भी आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा था, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आते हैं तो उसे डेविएशन मैनेजमेंट कहा जाता है। तो डेविएशन मैनेजमेंट के थ्रू जो भी आपको डिफरेंसेस दिखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, तो आप उससे डेविएशन के अंदर चेंजेस कर सकते हो और एक बेटर रिजल्ट दे सकते हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मच मोर देन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अब आपको बताना है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है तो उसमें मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत होती है अगर आप कंपैरिजन करते हो फंड से ज्यादा। तो देखते हैं कैसे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प फर्म इन द लॉन्ग वे सिनेरियो और इन अ शॉर्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म की हेल्प करता है, मतलब अगर आपके फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छी है तो जो आपकी फर्म है वो लॉन्ग टर्म तक या फिर शॉर्ट टर्म तक उस मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट ओनली अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब कि सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये नहीं है कि आप फंड को सिर्फ खरीदो, बट इट ऑल्सो ग्रेटली कंसर्न अबाउट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये ज्यादा किसको कंसर्न देती है कि आप जो भी फंड को खरीद रहे हो उसका सही यूटिलाइजेशन कब करना है और कितना इफेक्टिव यूज करना है उस फंड का। तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताती है। आइडियली मैनेजमेंट इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू यूज अ फंड। मैनेजमेंट क्या करती है, आपको बताती है कि फंड को किस तरह से यूज करना है, फर्म को किस तरह से वो बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो दिस इज व्हाई प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होता है वो सिर्फ एक पार्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, नॉट द होल मैनेजमेंट। पूरा मैनेजमेंट नहीं होता है। सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताती है कि फंड को किस तरह से इफेक्टिव यूज करना है जिससे आपको इन फ्यूचर उसी फंड से ग्रोथ दिखाई दे आपके ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय लीज फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग क्या होती है? लीज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो पर्संस के बीच में किया जाता है, हमेशा एक लेसर होता है। अभी हम बात करेंगे कि लेसर और लेजी कौन होते हैं और सेकंड पर्सन कौन इन्वॉल्व होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेजी। बेसिकली ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होते हैं। लेसर जो होता है वो असेट्स का, जो उसके पास असेट्स होती है लाइक फर्नीचर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके पास जो भी संपत्ति है जिसे हिंदी में कहते हैं असेट्स को, तो जो भी उसके पास संपत्ति होती है तो उसे लेसर कहा जाता है। और लेजी कौन होता है? जो उसको रेंट पे खरीदता है तो उसे लेजी कहते हैं। लेजी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमें इतना समझ में आ गया कि जो लीज होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर बाय वन कैन यूज द असेट्स ऑफ अदर विद द ड्यू परमिशन ऑफ द ओनर। जो लेजी होता है वो लेसर की परमिशन से उसके असेट्स को यूज करता है तो उसे लीज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। रेंट पे खरीदते हैं, ना कि इसे पूरा परचेज कर लेता है। द ओनर ऑफ द असेट इज कॉल्ड लेसर। जो ओनर होता है उस असेट का उसे लेसर कहते हैं और जो यूज करता है उसकी असेट्स को उसकी परमिशन से तो उसे लेजी कहा जाता है। और जो पीरियड होता है लीज फाइनेंसिंग का उसे क्या कहते हैं? लीज पीरियड। आफ्टर विच द लीज में ऑप्ट। जब लीज पीरियड खत्म हो जाता है तो जो भी लेजी होता है वो ये सोच सकता है कि आपके असेट्स को वो परचेज कर सकता है, तो इसे लीज फाइनेंसिंग कहा जाता है जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब आपको बताना है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के दो कॉजेज। तो आपने स्टार्टिंग से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जो भी एयर की क्वालिटी को डैमेज कर देती है, खराब कर देती है, उसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। क्यों खराब होती है एयर की क्वालिटी? जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं आपके, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस निकलती हैं जो एयर में जाके मिक्स हो जाती है। देन आप जब भी ब्रीथ करते हो तो आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉजेज है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। एंड नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में आप क्या करते हो? जो भी केमिकल वेस्ट होते हैं, सीवेज होती है, आप उसमें गार्बेज को फेंक देते हो। स्ट्रीट्स में, रिवर्स में, लेक्स में आप केमिकल वेस्ट को डाल देते हो, लाइक फैक्ट्री का जितना भी अनयूजफुल मटेरियल होता है, जिससे जो वाटर होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाती है, जिसका यूज एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो यूज करते हैं और उनकी लाइफ को इफेक्ट होता है और वो इससे बीमार भी पड़ सकते हैं उस पानी को यूज करके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग क्यों देते हो? आपको इसके 5 रीजंस बताने हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, उसकी स्किल जो है वो इम्प्रूव्ड हो सके, तो इसलिए आप क्या करते हो, उस कैंडिडेट को, उस एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। एंड नेक्स्ट है आपका बेटर परफॉर्मेंस बाय द वर्कर हेल्प हिम टू अर्न मोर। अगर वो जो एम्प्लॉय है आप उसे बेटर परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप
आप पहले उसे ट्रेन करोगे ताकि अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके आपके ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा मनी अर्न कर सके। इंक्रीज जॉब कैपेसिटी, इससे क्या होता है, अगर आप उसको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो एक जॉब कैपेसिटी अच्छी वो कैरी कर सकता है। न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पर ले जा सकता है। अगर कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आपने अपने वर्कर को ट्रेन कर रखा है तो उसे हैंडल करना आना चाहिए कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हो। तो बेसिकली इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। अब आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स के गुड्स। तो फर्स्ट आपका होता है टेंजिबल, जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, क्लॉथिंग हो गया और आपके व्हीकल्स हो गए। और इनटेंजिबल आइटम्स वो होते हैं जिसकी प्रेजेंस नहीं होती, लाइक आपकी सर्विसेज हो गई जिसे आप फील कर सकते हो बट टच नहीं कर सकते, ना ही आप उसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब आपको बताना है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका मीनिंग है रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वेकेंट पोजीशन, इट मींस कि कोई खाली जगह होती है, तो आप हायरिंग के पोस्टर या फिर पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स लगवा देते हो जिससे लोगों को पता चले यहाँ पर आपके लिए जगह खाली है। और वहीं सिलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स ने रिज्यूम भेजा है तो आप बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को क्या करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिक्रूटमेंट का, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो फॉर अप्लाई दी जॉब। एंड सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल को आप रिजेक्ट कर देते हो आफ्टर सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट नेचर की बात करते हैं। तो रिक्रूटमेंट का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट जो सिलेक्शन होता है उसमें नेगेटिव फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड इसका जो प्रोसेस होता है लास्ट, वो बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है, पर जो सिलेक्शन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको इसमें देखना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा कैंडिडेट है वो सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब आपको बताना है कि प्लानिंग के 2 लिमिटेशंस कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका डिले इन एक्शन। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो प्रॉपर सबकी सहमति चाहिए होती है आपको। अगर सब रेडी होंगे तभी आप उसमें एक्शन लोगे। तो इससे क्या होता है, अर्जेंट डिसीजन नहीं ले सकते हो अगर कुछ आपको प्लान करना है। किसी भी काम को एक्शन लेने में टाइम लगता है। तो फर्स्ट इसका लिमिटेशन ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंसिव किस तरीके से होता है, जो भी आपने प्लानिंग कर रखा है, जिन भी रिसोर्सेज को आपको यूज करना है तो आप उसे फर्स्ट परचेज करोगे, तो इसमें कॉस्ट की यूज होती है ज्यादा। बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग की, तो इसमें प्रॉपर आप प्लान करते हो, सबकी सहमति चाहिए होती है आपको, तो इसमें टाइम लग जाता है। इन केस अगर आप इमरजेंसी में एक्शन लेना हो तो उसमें टाइम लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी कभार लॉस भी बियर करना पड़ जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। अब आपको 3 लेवल्स बताने हैं जो पैकेजिंग के होते हैं। तो फर्स्ट आपका पैकेजिंग का जो लेवल होता है वो प्राइमरी पैकेजिंग होता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग है ये आपकी, लाइक टूथपेस्ट होता है, उसको पहले प्राइमरी पैकेज में डाला जाता है, देन सेकेंडरी पैकेजिंग उस प्रोडक्ट की जाती है। प्रोटेक्शन देने के लिए सेकेंडरी पैकेजिंग करी जाती है, चाहे वो कार्डबोर्ड से की जा रही हो। एंड देन लास्ट जो पैकेजिंग होती है जिसका नाम होता है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आप इसे फाइनल पैकेजिंग भी कह सकते हो। आप इसको बड़े से कार्टून में क्या करते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को एक साथ रख के इसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देते हो, सेफ भी रहते हो, इजिली पहुंच जाते हैं जहां भी आपको ट्रांसफर करना होता है अपने प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अ शॉपिंग गुड्स एंड स्पेशलिटी गुड्स। अब आपको बताना है कि शॉपिंग गुड्स और स्पेशलिटी गुड्स कौन से होते हैं। शॉपिंग गुड बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर को ज्यादा टाइम लगता है और वो कंपेयर करते हैं अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड से कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर उसकी क्वालिटी इस प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छी है। इस तरह से उन्हें ज्यादा टाइम लगता है शॉपिंग गुड्स को परचेज करने में, लाइक फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन। तो आप अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड से कॉम्पिटिशन करते हो कि एलजी का प्राइस कम है और जो सैमसंग है क्वालिटी अच्छी या फिर फीचर अच्छी है। तो आप इस तरह से क्या करते हो, अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स में डिफरेंशिएट करते हो। देन बात करते हैं स्पेशलिटी गुड्स की। ये काफी लग्जरी गुड्स होते हैं जो कि बहुत कम लोग अफोर्ड करते हैं, जिसमें इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, लाइक कार हो गया, ब्रांडेड कपड़े, वो सब इनमें काउंट किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। अब आपको बताना है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग क्या होता है। तो फर्स्ट, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन। आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में अलग दिखा सकते हो। पैकेजिंग ग्रेटली हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक आपका जो कोलगेट है सबसे डिफरेंट लगता है अदर
टूथपेस्ट जो भी ब्रांड है अदर, तो वो रेड कलर की पैकेजिंग दिखाते हो आप। पॉन्ड्स की क्रीम हो गई तो आप उसे व्हाइट कलर में दिखाते हो, जिससे कस्टमर्स को जल्दी से पता चल जाए कि ये पॉन्ड्स का ब्रांड है या फिर कोलगेट की ये टूथपेस्ट है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, जिससे वो लीक ना हो या फिर ब्रेक ना हो या फिर डैमेज ना हो क्लाइमेट कंडीशंस के थ्रू। इसलिए आप उसे प्रॉपर पैकेज करके रखते हो जिससे हार्म ना पहुंचे आपके प्रोडक्ट को। एंड लास्ट होता है फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपको यूज कैसे प्रोडक्ट को करना है। तो ये सारी चीजें आपको अपने प्रोडक्ट में डिस्क्राइब करके देना होता है। जैसे कि आपने कॉस्मेटिक आइटम्स देखे होंगे, मेडिसिन देखी होंगी, ट्यूब्स देखी होंगे टूथपेस्ट की, तो उसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है कि इसे यहाँ से ओपन करना है, फिर इसको दिन में कितनी बार खाना है, इसे किस तरह से यूज करना है। लाइक उसमें एज भी लिखी होती है मेडिसिन में कि 18+ के लिए या फिर 18 के कम के लिए। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड से अलग दिखे और लोग आपके प्रोडक्ट्स को अलग प्रेफरेंस दें। तो ये क्या था आपका फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस एंड सोसाइटी। अब जो एडवर्टाइजिंग है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी एक बिजनेस के अंदर और सोसाइटी के अंदर। अब एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आपको मार्केट में ज्यादा टाइम तक सरवाइव करना है तो आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करवा सकते हो, जिससे प्रोडक्ट की सेल होगी वो इंक्रीज होती है और आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप एडवर्टाइजिंग करवाओगे तो जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट की ओर अवेयर होंगे, उन्हें पता चलेगा कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है तो वो उसे यूज करेंगे। अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करवाते हो तो बहुत कम लोग आपके प्रोडक्ट को जानते हैं और जिससे क्या होता है आपको लॉस भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को अगर पता नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में तो वो उसे परचेज भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह जो एडवर्टाइजिंग है बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एक बिजनेस के अंदर और सोसाइटी के अंदर। अगर आप एडवर्टाइजिंग करवाते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपकी कंट्री को भी प्रॉफिट होता है और इस तरह से एडवर्टाइजिंग आपकी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इनडायरेक्टली इंक्रीज करती है। एंड आपका शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे शॉर्ट में आप PPP भी कह सकते हो। इसमें जो पब्लिक कंपनीज होती है और प्राइवेट कंपनीज होती है आपस में कोलैबोरेट कर लेती है, हैंडशेक कर लेती है। आपके सोसाइटी के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो दोनों मिलकर हैंडल करती है। लाइक जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके पास पैसा ज्यादा होता है तो वो क्या करती है, जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं या फिर पैसों का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो ज्यादा करती है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करती है, लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हो गई, मैनेजमेंट हो गया, पावर हो गया, मतलब कि जो बिजली होती है उसको देखना। ये सारी चीजें कौन मैनेज करती है, जो पब्लिक कंपनीज होती है। पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज आपस में कोलैबोरेट करती है, उसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को मेंटेन करके रखती हैं। अब नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव टाइप में लॉन्ग आंसर, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं इसके 4, तो 20 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर होगा। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय मॉनेटरी इंसेंटिव, स्टेट एनी 5 टाइप्स ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव। तो आपको 5 टाइप्स बताने हैं मॉनेटरी इंसेंटिव के। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि मॉनेटरी इंसेंटिव होता क्या है। मॉनेटरी इंसेंटिव को जिसको आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो मनी की टर्म्स में, तो उसे मॉनेटरी इंसेंटिव कहते हैं। अब 5 टाइप कौन से हैं? फर्स्ट है आपका पे एंड अलाउंस, जिसमें क्या होता है हर एक एम्प्लॉय की बेसिक नीड क्या होती है, सैलरी। तो आप सैलरी को क्या करते हो, हर एम्प्लॉय को मंथली में प्रोवाइड करते हो। एंड सेकेंड है बोनस। बोनस मीन्स द पेमेंट टू एम्प्लॉयज इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेम्युनरेशन। आप क्या करते हो, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी के साथ एज अ बोनस कैश फॉर्म में भी क्या करते हो, कुछ सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड करते हो। अदरवाइज उसे आप क्या करते हो, फ्री में ट्रिप्स के लिए भेजते हो किसी रिजॉर्ट में या फिर किसी फॉरेन कंट्री में। और इसका थर्ड टाइप है कमीशन। ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर इसे यूज किया जाता है। आप जितना क्या करोगे, सेल्स करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको उतने परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। एंड फोर्थ है रिटायरमेंट बेनिफिट। उसमें क्या होता है, एवरी एम्प्लॉय इज कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट। अभी तो आप जॉब कर रहे हो तो आपको पैसे मिलते हैं, बट इन फ्यूचर अगर आप अपने जॉब से रिटायर्ड हो जाते हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। तो आप जब जॉब नहीं करते हो तो उसके बाद आपको ये सारी फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको
प्रोवाइड करती है, तो इसे रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। परक्विजिट्स देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसमें आप क्या करते हो, जो अच्छी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को फ्री में रहने के लिए देती हैं, कार अलाउंस देती हैं, फैसिलिटीज देती हैं सर्वेंट की, तो इसे परक्विजिट्स कहते हैं, हिंदी में अनुलाभ। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एक्सप्लेन एनी टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। अब आपको बताना है कि इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पहले हम इंटरनल देख लेते हैं। इंटरनल में क्या आता है, प्रमोशन। इंटरनल सोर्स क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, आपके जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, इट मींस कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी वर्क कर रहे हैं, उनमें से आप क्या करते हो, प्रमोशन देते हो। अब प्रमोशन किस तरह से आप दोगे उन्हें, जो भी आपकी वेकेंट पोजीशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में खाली होगी, तो आप किसी एक सुटेबल कैंडिडेट को क्या करते हो, उसकी डेजिग्नेशन से उसे हायर पोस्ट पर पहुंचा देते हो, सेम एम्प्लॉय को जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और उसके साथ साथ आप उसकी क्या करते हो, सैलरी को भी इंक्रीज कर देते हो, तो उसे प्रमोशन कहा जाता है। अब ट्रांसफर में क्या होता है, सेम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को आप क्या करते हो, एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे ट्रांसफर कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की, जिसमें क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप क्या करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैंडिडेट्स को लाते हो। एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या होगा, एक ग्रेट सोर्स होता है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, लोगों को पता चलती है जॉब की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इसमें क्या होता है, जो रिज्यूम्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में भेजे जाते हैं, जो एडवर्टीजमेंट आपका देखते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हो, किसी एक सुटेबल कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सेलेक्ट करते हो। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, जो कि एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आता है। इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ हायरिंग एज टेकन प्लेस। जिस तरह की आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस तरह से अब क्या है, एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स भी आ चुके हैं। जब भी आपको जॉब की जरूरत होती है, तो आप इन एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स में विजिट कर सकते हो, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आपको जिस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप उस तरह की जॉब उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, एंड सेकेंड आपका कमर्शियल पेपर। फर्स्ट देखते हैं कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप क्या करते हो, किसी अदर से बोरो करते हो मनी को। जब भी गवर्नमेंट को क्या होती है, जरूरत होती है, तो वो ट्रेजरी बिल को यूज करते हैं, और इसे इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है फंड की तब। और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसे यूज किया जाता है, और जब भी इसको आरबीआई इशू करती है तो डिस्काउंट देती है एक फेस वैल्यू पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड पेपर होता है, जिसे शॉर्ट पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हो। जब भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कॉर्पोरेशन क्या करती है, फंड रेज करने में हेल्प करती है। और जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो 15 days to 1 year होता है। तब आप इसे क्या कर सकते हो, कमर्शियल पेपर को इशू करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप विद द हेल्प ऑफ एनी 3 पॉइंट्स। आपको लीडरशिप के 3 इंपॉर्टेंस बताने। तो फर्स्ट है इनिशिएटिंग एक्शन। लीडरशिप बिगिनिंग से ही स्टार्ट हो जाती है, जब आपका काम एक्चुअली में स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है। तो जो लीडर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने सब ऑर्डिनेट से, मतलब कि जो उनसे लोअर पोस्ट में है, उन्हें पॉलिसीज बताते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की, और प्लान बताते हैं इसे सब ऑर्डिनेट्स को कि आपको किस तरह से काम करना है। और लीडरशिप क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। लीडरशिप क्या करते हैं, मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव देके। फाइनेंशियली किस तरह से हो गया, कैश बेसिस पे दे दिया, बोनस दे दिया, सैलरी दे दिया, इस तरह से क्या करेंगे, उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। बट जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा, उसमें वो क्या करेंगे, उनके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करेंगे,
तो उसके बाद वो क्या करेंगे, काम और अच्छा करने की वो लोग कोशिश करेंगे। नॉन इंसेंटिव इस तरह का होता है। डायरेक्टिंग टू एम्प्लॉय, अब जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। सिर्फ लीडर क्या करते हैं, सुपरवाइज नहीं करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, बल्कि डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए और किस तरह से अपने एफर्ट्स को सेव करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो सारे पॉइंट्स है वो लीडरशिप किसके लिए करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, नेमली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट देखते हैं कि लिबरलाइजेशन होता क्या है, जिसमें आप क्या करते हो, बिजनेस के जितने भी बैरियर्स होते हैं उसके रेस्ट्रिक्शंस को हटाते हो उनमें से, और एक क्या करते हो, ओपन मार्केट प्रोवाइड करते हो और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से उन्हें फ्री कर देते हो, तो वो लिबरलाइजेशन के अंदर आता है। और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फर्म होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी परमिशन से उन्हें प्राइवेटाइज करने के लिए अलॉट कर देती है, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होती है। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। इससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है, और जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं वो अपने क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन से करते हैं, और हमारी इकोनॉमी को भी क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मैस्लो हायरार्की। अब आपको क्या करना है, मैस्लो के नीड्स के बारे में बताना है, जो कि आपके 5 नीड्स होते हैं। तो फर्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल नीड है, जिसमें आपको रहने की, खाने की और कपड़े पहनने की नीड होती है। किसी एक पर्सन की बेसिक जो नीड होती है वो आपको इसमें बतानी है। तो फर्स्ट क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जो सेकंड नीड होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब अगर किसी पर्सन के पास रहने के लिए घर है, अच्छा खाने के लिए खाना है और कपड़े पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो अब उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड होगी, जिसमें वो क्या करते हैं, सेफ्टी नीड्स इंक्लूड्स नीड फॉर फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक सेफ्टी। तो सेफ्टी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है कि उस पर्सन को फिजिकली सेफ्टी भी चाहिए और इकोनॉमिक सेफ्टी भी चाहिए। तो किस तरह से सेफ्टी नीड आप प्रोवाइड करोगे उन्हें, लाइक एक्सीडेंट से, डिसीजेस से बचाना, और इकोनॉमिक में क्या होगा कि वो लिवलीहुड के लिए, मतलब कि उन्हें प्रॉपर जॉब मिलती रहे, वो कभी अनएम्प्लॉयड ना हो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उन्हें इकोनॉमिक सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। अब आपका जो नेक्स्ट है नीड मैस्लो की, वो है सोशल नीड। मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है, जिसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। वो क्या करता है, सोसाइटी से इंटरेक्शन करना उसे अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ सुख दुख बांटने में अच्छा लगता है। लाइक सोशल नीड्स में क्या हो गया, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप उन्हें चाहिए। अब आपका लास्ट 4th नीड है एस्टीम नीड। किसी एक ह्यूमन बींग्स को अब क्या चाहिए होता है, रिस्पेक्ट करे लोग, उसकी सोसाइटी में क्या हो, रिस्पेक्ट हो। और लास्ट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंदर क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक जो पर्सन होता है कैपेबल बनने की कोशिश करता है। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, वो अपनी ग्रोथ को और अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट को क्या करता है, बढ़ाना चाहता है। व्हाट डू वी मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन सम पॉइंट्स फेवरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। अब आपको क्या बताना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और इसके कुछ फेवर में पॉइंट्स भी बताने हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो, चलाते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। जो भी आपके मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी एक्शन लेते हो, वो किसके फेवर में लेते हो, अपनी सोसाइटी के फेवर में लेते हो, कि सोसाइटी के लिए वो यूजफुल है या फिर अनयूजफुल है। अब इसके देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स क्या है फेवर्स में। सेल्फ इंटरेस्ट, अगर आप क्या करोगे, अपने कस्टमर की नीड्स को पूरा करोगे, तो आप मार्केट में क्या है, ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। जो बिजनेस होती है वो क्या करती है, सोसाइटी को क्रिएट करती है, बनाती है, एंड यूजेस द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। अब जो सोसाइटी के थ्रू बिजनेस को जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिजनेस क्या करती है, उनका सही से यूटिलाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन करती है और लोगों को बेनिफिट देती है उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके। सोशल अवेयरनेस, अब इसमें क्या है, जो कंज्यूमर से धीरे धीरे क्वालिटी से अवेयर हो रहे हैं, लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में उन्हें पता चल रहा है कि किस तरह से प्रोडक्शन की जाती है मार्केट के अंदर, किस तरह से फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी अदर कॉम्पिटेटिव ब्रांड से, क्योंकि उन्हें बहुत सारे रेपुटेटेड कंपनीज के नाम पता है कि जो प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। तो इस तरह से हमें जो कस्टमर्स है हमारे, उन्हें फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, एक कंज्यूमर एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज कर सके। अब नेक्स्ट आपका जो सोशल वेलफेयर का फेवरेबल पॉइंट है वो है पब्लिक इमेज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है पब्लिक इमेज अच्छी होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बिजनेस और सोसाइटी के बीच में कम होते हैं, अगर आपकी पब्लिक इमेज आपकी सोसाइटी में अच्छी है तो। मोरल जस्टिफिकेशन लास्ट पॉइंट है इसका। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करते हैं जो कि सोसाइटी के थ्रू आपको दिए जाते हैं। उनके फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उनका कैपिटल का यूज करते हैं, लाइक रोडवेज हो गए, पावर हो गए, वाटर सप्लाई हो गए, इन सब का यूज कौन करती है, बिजनेस फर्म करती है, और उसी के बाद क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को बिजनेस यूनिट से सोसाइटी को सेल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आपको प्लानिंग के इंपॉर्टेंस बताने। तो फर्स्ट क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको किस पाथ में जाना है। अगर आपने ऑलरेडी प्लान बना रखा है कि आपको आफ्टर 12th क्या करना है तो आपको इजी रहेगा अपना करियर चूज करने के। तो इस तरह से बिजनेस में भी होता है कि अगर आप अपना प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो, आपको पता है कि किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर से काम करवाना है और आप इजीली किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, तो बेटर क्या होता है, आप पहले प्लानिंग करो, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग काम करवाओ अपने एम्प्लॉयज से। एंड सेकेंड है, प्लानिंग डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ रिस्क। प्लानिंग क्या करता है, रिस्क के चांसेस को कम कर देता है। अगर आप प्लान करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अगर हम ये स्टेप करने वाले हैं, अगर ये एक्शन ले रहे हैं हम, तो क्या होगा, हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन फ्यूचर। अगर आपको लगती है तो आप क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हो, उसके बाद उसमें एक्शन लेते हो। प्लानिंग डिक्रीजेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब प्लानिंग की हेल्प से क्या होता है, इट मींस कि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है या फिर ओवरलैपिंग को कम कर देती है। जो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, डबल बार क्या करते हैं, किसी वर्क को कर देते हैं या फिर अपने एफर्ट्स को वेस्ट करें किसी काम को ज्यादा बार करने में, तो प्लानिंग क्या करती है, उसी चीज को कम कर देती है, जिससे क्या हो, काम आसानी से हो जाए और एम्प्लॉइज के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो कि इस काम को किस तरह से करना है। तो प्लानिंग क्या करती है, आपके वर्कर्स को समझने के लिए कि काम को किस तरह से करना है, वो प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट है इसका, प्लानिंग एनकरेज इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करती है, इनोवेटिव आइडियाज को एनकरेज करती है। सिंस इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है एक मैनेजमेंट का। न्यू अप्रोचेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्लान। आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको प्लान कर ले तो आप न्यू अप्रोचेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज कर सकते हो और अपने मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो प्रॉपर प्लानिंग करके, और उसमें देख सकते हो कि आप किस तरह से काम करोगे तो आपके बिजनेस को ग्रोथ होगा इन फ्यूचर। तो इस तरह से क्या होता है, आप अपने प्लानिंग करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हो, रिस्क से बचाकर रखते हो और अच्छे अच्छे आइडियाज लाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। सिलेक्शन क्या करता है, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट चूज करने में आपकी हेल्प करता है। स्टेट द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। आपको सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स बताने हैं। तो फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, जिसमें आप क्या करते हो, जिस भी सुटेबल कैंडिडेट का आपको रिज्यूम अच्छा लगता है तो आप उसे क्या करते हो, उस कैंडिडेट का रिज्यूम चेक करते हो और उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन से, उसके स्किल से, उसके एक्सपीरियंस से जज करते हो। देन क्या करते हो, उसको आगे प्रोसीड कर देते हो उस रिज्यूम को, या फिर करिकुलम वेतई जिसे कहते हैं। अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है होल्डिंग सिलेक्शन टेस्ट। जब भी आप उस कैंडिडेट का रिज्यूम आपने वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसे टेस्ट के लिए प्रेफरेंस देते हो। लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी टाइपराइटर की जरूरत है
तो आप उसे क्या करते हो, एक टेस्ट देते हो कि आप पर मिनट्स में 40 वर्ड्स लिख सकते हो या फिर नहीं। अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाता है तो आप उसके बाद उसका इंटरव्यू लेते हो। इंटरव्यू क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन का पार्ट होता है, जिसमें आप क्या करते हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो और जो भी आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड आपसे इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फिर फोर्थ पॉइंट इसका होता है चेकिंग ऑफ रेफरेंस। आप इसके अंदर क्या करते हो, रेफरेंस के थ्रू चेक किया जाता है। लाइक आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज होती हैं उन सबको जज किया जाता है कि आपने कितनी क्वालिफिकेशन गेन की है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, स्किल क्या है। बट कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जज नहीं की जाती, लाइक लॉयल्टी हो गई, ऑनेस्टी हो गई। इस तरह की जो क्वालिटीज होती है किसी एक ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसे जज नहीं किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपके बैंक में आपको कैशियर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है तो आप किसी एक ट्रस्टेबल पर्सन को ही सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही अप्लाई करोगे। तो अगर आपको वो पर्सन ट्रस्टेबल लगता है तभी आप क्या करोगे, उसे एक जॉब प्रोवाइड करोगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। मेडिकल एग्जामिनेशन में उस कैंडिडेट का क्या करवाते हो, मेडिकल चेकअप करवाते हो। अगर वो आपके जॉब के लिए फिट होता है तभी उसको क्या करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हो। नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। अब मेडिकल चेकअप में क्या होता है, वो कैंडिडेट निकल जाता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट होता है तो आप उसे क्या करते हो, एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हो। देन उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कुछ स्टेप्स है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब आपको क्या करना है, स्टाफिंग के प्रोसेस को बताना है। तो फर्स्ट क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है, इट मींस इस कैंडिडेट के अंदर स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन करना आना चाहिए। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट ये होती है। नेक्स्ट स्टेप स्टाफिंग का होता है रिक्रूटमेंट। जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशन खाली होती है तो आप हायरिंग के लिए पैम्पलेट्स या फिर होर्डिंग्स लगवाते हो। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सिलेक्शन। उन सारे कैंडिडेट्स में आप एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज करते हो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है। उसके बाद जब आपने सिलेक्शन कर लिया उस कैंडिडेट का, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको प्लेसमेंट देते हो। इट मींस कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, उसे एक पोस्ट देते हो जिस पोस्ट में आपने उसे हायर किया है। उसके बाद ओरिएंटेशन करवाते हो, मतलब कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन करवाते हो और अपने रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के रूल्स है और इस तरह की पॉलिसीज है जिसे आपको फॉलो करना है। उसी कैंडिडेट को आप क्या करते हो, उसी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो जिससे वो बेटर परफॉर्मेंस कर सके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। उसके बाद क्या करते हो, आप परफॉर्मेंस अप्रिशिएट चेक करते हो। आप उसी कैंडिडेट का काम चेक करते हो कि वो पहले किस तरह से काम कर रहा था और अब ट्रेनिंग के बाद किस तरह का काम वो कर रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रिशिएट में ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। अब उसके बाद आप क्या करते हो, स्टाफिंग का जो लास्ट सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है प्रमोशन। आप उसी सेम कैंडिडेट को क्या करते हो, प्रमोशन देते हो उसे। आप उसको क्या करते हो, किसी हायर पोस्ट पर भेज देते हो और उसको क्या करते हो, हाई उसकी सैलरी भी कर देते हो, क्योंकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं वो भी बढ़ जाती है। इसलिए आप क्या करते हो, उसकी जो सैलरी हो जाती है वो भी इंक्रीज हो जाती है और फिर आप उसको क्या करते हो, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हो। तो ये आपके कुछ स्टेप्स थे स्टाफिंग प्रोसेस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आपको क्या करना है, ट्रेनिंग के मेथड्स बताने। तो फर्स्ट आपके दो मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या करते हो, आप काम के साथ साथ आप क्या करते हो, उसी जॉब को सीखते भी हो कि किस तरह से काम करना चाहिए। और आप किसके अंडर काम करते हो, सुपरवाइजर और सीनियर्स के अंडर में काम करते हो। वो आपको चेक करते रहते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हो और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट देखते हैं आपका
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो कि इसका सेकंड मेथड है ट्रेनिंग का। आप इसमें जॉब नहीं करते हो, आप सिर्फ स्किल सीखते हो कि किस तरह से आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना है। तो जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें ये सारी चीजें आती हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ट्रेनिंग आपको देते हैं प्रॉपर किस तरह से आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बताते हैं, वो वीडियो शोज या फिल्म्स दिखा के, तो किस तरह से आपको वर्क करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये चीज आती है आपकी ऑफ द जॉब मेथड्स में ट्रेनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सेमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब आपको बताना है सेमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। दीज बैरियर्स टेक प्लेस व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज इंटरप्ट द वर्ड्स, सेंटेंस एंड सिंबल्स। अब क्या होता है, सेंडर और रिसीवर्स के बीच में कुछ इंटरप्ट्स हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, बैरियर अराइज होता है। अब फर्स्ट पॉइंट है इसका, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। किसी एक वर्ड के क्या होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल पे मिनट है, मिनट का सेम मीनिंग क्या होता है, टाइम भी होता है, और एक इसका सेम मीनिंग होता है स्मॉल। तो सेकंड आपका जो पॉइंट है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जो मैनेजर होगा वो कभी कभार क्या करता है, कुछ रॉन्ग वर्ड्स को यूज कर लेता है, और कभी कभार क्या होता है, जो वर्ड्स उसे यूज करने चाहिए थे उस टाइम पे वो उसे क्या करता है, यूज नहीं करता है। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभार लोगों को मैसेज समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब थर्ड देखते हैं, फैकल्टी ट्रांसलेशन। अब मैनेजर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सुपीरियर। अब क्या होता है, जो मैनेजर है वो अपने सुपीरियर से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है, फिर उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन को अपने सब ऑर्डिनेट्स को, इट मीन्स कि जो वर्कर्स है उन्हें ट्रांसफर करता है, उन्हें बताता है कि किस तरह से आपको काम करना है। मैनेजर ट्रांसलेट्स इट ऑल द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जिस तरह से एम्प्लॉयज उसके काम को समझते हैं, तो वो उसी लैंग्वेज में क्या करता है, उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सबको काम बताता है। इफ द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन मेक्स अ फैकल्टी ट्रांसलेशन, इट कैन बी अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन। अब क्या हो जाता है, कभी कभार कोई एम्प्लॉय को बातें समझ में नहीं आती है, तो वो फैकल्टी ट्रांसलेशन और एक बैरियर का पार्ट बन जाता है। अब लास्ट है आपका अनक्लेरिफाइड अजम्पशंस। अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स अ सेंडर टेक्स इट्स ग्रांटेड दैट द रिसीवर नोज द सेम थिंग। कभी कभार जो सेंडर होता है वो सोचता है कि मैं जिस पॉइंट को शेयर करने वाला हूं इन लोगों के साथ, तो शायद उस पॉइंट को ये लोग समझ जाएंगे। अगर मैं सेम टॉपिक पे बात कर रहा हूं, तो जो उसके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, इट मीन्स कि जो रिसीवर्स होते हैं, तो वो उस पॉइंट को पकड़ नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है, बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म लीडरशिप एंड स्टेट द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। अब आपको बताना है कि लीडरशिप शब्द से आप क्या समझते हैं और क्या क्या क्वालिटीज होती है किसी एक गुड लीडर की। लीडरशिप इज अ सेट ऑफ क्वालिटीज। लीडरशिप के अंदर सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लीड कर सके प्रॉपर। तो उसके अंदर मोटिवेटिंग आर्ट होना चाहिए, सबको मोटिवेट कर सके, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके और लोगों को काम के लिए इंस्पायर कर सके, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओगे। देयर आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। अब आपको बताना है कुछ क्वालिटीज गुड लीडर की क्या क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, एक तो प्रोफेशनली वर्क करना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, फेयर प्ले गेम खेले वो सबके साथ, मतलब सबके साथ एक तरह का बिहेवियर रखे, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक गुड लीडर के अंदर होनी चाहिए। एंड सेकेंड है, ही मस्ट पोजेस इनिशिएटिव। उसके अंदर किसी काम को करने के लिए मेहनती होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज गुड लीडर के अंदर होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। थर्ड है, ही मस्ट ऑल्सो बी एबल टू कम्युनिकेट विद हिज सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली। जो लीडर होते हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके अपने सबऑर्डिनेट से इफेक्टिवली, जिससे जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो बात समझ में आ जाए जो वो कहना चाहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है आपके लीडरशिप के कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब बात करते हैं, डायरेक्टिंग इज मैनेजमेंट एंड एक्शन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टिंग के 6 इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो फर्स्ट है इसका अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अगर आपको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की जा रही है आपके लीडर के थ्रू, तो उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके रोल्स पता चलेंगे, जिससे आप जल्दी से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही है आपके लीडरशिप के थ्रू। मोटिवेशन, इफेक्टिव डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट। जो मैनेजर्स होते हैं
मोटिवेट करते हैं जिससे एम्प्लॉयज क्या कर सके, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सके, जिससे काम अच्छा हो। अब नेक्स्ट है क्लियरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करोगे अपने एम्प्लॉयज को तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और जो गलतियां करते हैं वो भी कम होगी, जिससे वो अपने एफर्ट्स को सेव करके रख सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने एफर्ट्स का यूज करके काम को करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होता है, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयज को, टीम के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज होने कम हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इज अ की एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एक कम्युनिकेशन की है। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल रखते हो अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू, तो आपके सबऑर्डिनेट्स है तो आपकी बातों को मानेंगे और जो भी आप उन्हें काम बताओगे वो उसे फॉलो भी करेंगे। अब आपका लास्ट पॉइंट है लीडरशिप। डायरेक्टिंग इंक्लूड्स लीडरशिप। डायरेक्टिंग लीडरशिप को दिखाता है। जो मैनेजर होता है एक इफेक्टिव एग्जांपल आप लोगों के सामने, एम्प्लॉयज के सामने प्रेजेंट करता है कि जो लीडर है वो क्या करता है, आपको एक इफेक्टिव डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सर्टेन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। तो आपको ऐसे ही कुछ इंसेंटिव्स के बारे में बताना है। रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन आपका फर्स्ट इंसेंटिव है, जिसमें आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो, कुछ एफर्ट्स इस तरह से डालते हो जिससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं। लाइक आप किसी मीटिंग में उनके काम के लिए अप्रिशिएट करो, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अवार्ड फंक्शंस रखो, सर्टिफिकेट्स उन्हें दो, जिससे वो क्या कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छी तरीके से बेटर बना सके। अब सेकंड है करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से क्या होता है, वो अपने करियर को काफी अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रॉपर दी जा रही है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देते हो, जिससे वो अपने काम को और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो सब सीखते हैं उसके अंदर। एंड थर्ड है वर्क लाइफ बैलेंस, जिसमें एम्प्लॉयज को आपको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स देने चाहिए, जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको प्रॉपर बैलेंस कर सके। जो भी उन्हें छुट्टी चाहिए होती है तो आप उन्हें प्रॉपर छुट्टी भी दे सकते हो, जिससे क्या हो, वो दोनों काम को, अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर सके और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से अपने एफर्ट्स का यूज कर सके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इजिली अचीव कर पाए। नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। अब आपको कंट्रोल के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो फर्स्ट है प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ कंट्रोल। प्लानिंग क्या है, बेस होता है कंट्रोलिंग करने का। कंट्रोल इज सेड टू बी चेकिंग परफॉर्मेंस। कंट्रोल क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस चेक करता है, जो भी आपने प्लान कर रखा होता है ऑलरेडी। तो प्लानिंग से क्या होता है, आप अंडर कंट्रोल में सारा काम करते हो, उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपने टारगेट डिसाइड कर रखा है। सेकंड है कंट्रोल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो कंट्रोलिंग होती है वो हर एक मैनेजमेंट में क्या होती है, डायनेमिक फंक्शन होती है। हर एक मैनेजमेंट में क्या होती है, कंट्रोलिंग करना जरूरी होती है। जो भी आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रखा है तो उसी के हिसाब से आपको कंट्रोल करके अपने वर्कर से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना चाहिए। कंट्रोल इज ऑल परवेजिव। अब कंट्रोल क्या है, परवेजिव है, मतलब नेचर इसका जो कंट्रोल का है वो परवेजिव है, कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसकी जरूरत होती है। जो भी आपने प्लानिंग में डिसाइड कर रखा है तो हर एक डिपार्टमेंट में आपको चेक करना चाहिए कि कंटिन्यूअस काम हो रहा है या फिर नहीं। देन लास्ट है आपका एक्शन इज द इंसेंस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल जो है वो क्या है, एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है। जो भी आपकी गलती होती है, जो भी आपने प्लान कर रखा है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है वर्कर से, तो आप उसमें कंट्रोल के थ्रू क्या कर सकते हो, उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस सही कर सकते हो, जो भी आपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सोच रखा है। तो अपने परफॉर्मेंस में क्या करते हो, कंट्रोलिंग के थ्रू इंप्रूवमेंट लाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट। ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो चुकी है। व्हाट इज मींट बाय द टर्म लिवरेज, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेज। अब आपको बताना है यहाँ पे कि लिवरेज होता क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी। यहाँ स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे होगा मिंट। लिवरेज से क्या समझते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपको बताना है। तो लिवरेज जो होता है एक टाइप का डेट होता है। जब अपने बिजनेस के लिए आप क्या करते हो, असेट्स खरीदने के लिए किसी अदर से फंड रेज करते हो, तो
तो उसे लीवरेज कहा जाता है। ये एक टाइप का डेट भी होता है। लाइक आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, कुछ इन्वेंट्रीज खरीदनी है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, लीवरेज डेट से आप वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी बिजनेस की बढ़ेगी और इन फ्यूचर आपको वो रिटर्न करके वो अमाउंट वापस दे देगी। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फाइनेंशियल लिवरेज, जिसे हिंदी में परिचालन उत्तोलन कहते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ये यहाँ पे इसके फॉर्मूले हैं। फाइनेंशियल लिवरेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंशियल लिवरेज फॉर्मूला, टोटल डेट जो भी आपका होगा अपॉन में शेयर होल्डर्स इक्विटी। एंड आपका सेकेंड टाइप है ऑपरेटिंग लिवरेज का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में टोटल कॉस्ट। इस तरह से आपको ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करना है। और कंबाइंड लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज जितना आपका आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना ऑपरेटिंग लिवरेज से, तो आपका फाइंड हो जाएगा कंबाइंड लिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट बाय द कंज्यूमर्स, इंपॉर्टेंट शुड बी गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब आपको बताना है कि कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो वो सारे एलिमेंट्स आपको अपने प्रोडक्ट में दिखाने हैं। तो फर्स्ट क्या है एलिमेंट, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको क्या करना है, अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना है मार्केट में। तो जो आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, डिजाइन होगा, फीचर होगा, वारंटी होगा, वो सब कुछ आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन के थ्रू लिख दोगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट में क्या करते हो, वारंटी प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को, तो ज्यादा ट्रस्टेबल होता है और जो बायर्स होते हैं वो इजिली क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं अगर आप उसमें क्या करते हो, वारंटी प्रोवाइड करते हो तो। नेक्स्ट है आपका ब्रांडिंग। अगर आप प्रॉपर अपने प्रोडक्ट का नाम दोगे, सिंबल दोगे, लोगो दोगे, तो इजिली लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसे परचेज कर सकते हैं। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस अ ब्रांड एज अ नेम, टर्म, साइंस एंड सिंबल्स और डिजाइन। अब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ब्रांड को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर आपके जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर उसका नेम मेंशन होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का जो साइन है, सिंबल है, डिजाइन है, जिस तरह से भी आप क्या करते हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे डिफरेंट दिखा सकते हो, आप इस तरह का कुछ क्या करो, अपने प्रोडक्ट का नाम दो। लाइक डेटॉल है तो डेटॉल का साइन है, लोगो होता है प्रॉपर, नाइकी है, नाइकी का ऐसे टिक का ऑप्शन होता है, तो ये क्या है, इन्होंने अपना लोगो बना रखा है। तो इस तरह से क्या होता है, सारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को जो भी अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, तो प्रॉपर क्या करना चाहिए, ब्रांडिंग करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की, जिससे कंज्यूमर को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके प्रोडक्ट के लिए, वो इजिली आइडेंटिफाई कर पाए आपके प्रोडक्ट्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब आपको इस क्वेश्चन में सेल्स प्रमोशन के 4 ऑब्जेक्टिव बताने। तो फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स। आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करो अपने कस्टमर्स को, जिससे क्या होगा, आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी। लाइक आप अपने कस्टमर्स को फीचर्स बताओ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, जिससे वो क्या कर सके, आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। एडवर्टीजमेंट करवाओ, होर्डिंग्स लगवाओ, पैम्पलेट्स लगवाओ, पब्लिसिटी करवाओ अपने प्रोडक्ट्स की, जिससे कस्टमर अवेयर हो आपके प्रोडक्ट के लिए। परसुएट कस्टमर्स। अब आपको क्या करना है, कस्टमर को परसुएट करना है अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। उन्हें क्या करना है, मनाना होगा, कन्विंस करना होगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अब क्या होता है कि ऑफ सीजन्स में, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि रूम कूलर की जरूरत नहीं होती है, तो ऑफ सीजन सेल्स चला देते हैं, जिससे क्या होती है, सेल्स उनकी बढ़ जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो रूम कूलर को क्या करते हैं, वो विंटर में सेल कर देते हैं और रूम हीटर को समर में सेल करते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी ऑफ सीजन में ही परचेजिंग है वो चलती रहती है और उन्हें क्या हो जाता है, ऑफ सीजन में भी प्रॉफिट वो अर्न कर लेते हैं इजी से। क्रिएट प्रोडक्ट आइडेंटिटी। अब अपने प्रोडक्ट की क्या करनी है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। अ नंबर ऑफ ब्रांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर, ऑल हैव द सिमिलर फीचर्स। अब आपने मार्केट में देखा होगा, लाइक सोप है, लक्स का हो गया, डव का हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है, जिसके ऑलमोस्ट जो फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होती है, प्राइस होता है, वो आपको क्या करते हैं, रीजनेबल प्राइस पे देते हैं। जो प्रोडक्ट होता है, स्मेल जो होती है किसी भी सोप की, वो भी ऑलमोस्ट सेम देते हैं। तो आपको इस तरह से अपना ब्रांड को डिफरेंट दिखाना है मार्केट में, जिससे लोग क्या कर सके,
कि आपके प्रोडक्ट को इजीली से आइडेंटिफाई कर पाए उन सारे अदर कॉम्पिटेटिव ब्रांड के सोप से। तो इस तरह से आपको अपनी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है जिससे कस्टमर इजीली आपके प्रोडक्ट को पहचान पाए मार्केट में। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एनी 4 क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। अब आपको सेल्समैन की 4 क्वालिटीज बतानी कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेल्समैन के अंदर। फर्स्ट आपकी क्या होनी चाहिए, गुड पर्सनालिटी, कि किसी भी पर्सन की आप क्या करते हो उसके आउटलुक से जज करते हो पहले। तो उसकी पर्सनालिटी, जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए काफी अच्छा होना चाहिए, उसकी वॉइस ऑफ टोन होती है वो एकदम प्योर होनी चाहिए, उसका वे ऑफ टॉकिंग सेंस किसी अदर पर्सन से अच्छा होना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, कस्टमर इजीली आपसे फ्रेंडली हो जाए और अपनी कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर सके। तो पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए किसी एक सेल्समैन की, अच्छी होनी चाहिए। बिहेवियर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे जो पर्सन है, जो भी कस्टमर है वो क्या हो, इजीली आपसे कंफर्टेबल इंटरेक्ट कर सके और जो भी उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं माइंड में आप प्रॉपर उनका जवाब दे सको। जिससे क्या होगा, जो सेल्समैन है वो बायर्स के क्वेश्चंस का जवाब देगा और उसके बाद जो बायर है वो आपके प्रोडक्ट्स को अगर सेटिस्फाइड होता है आपके सारे क्वेश्चन के आंसर से, तो आपका प्रोडक्ट जो बायर है वो उसे परचेज कर लेगा। तो गुड बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है किसी एक सेल्स प्रमोशन के अंदर। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आप जो भी प्रोडक्ट की सेल करते हो। लाइक अगर आप टेलीविजन को बेच रहे हो अपने शॉप के अंदर, तो आपको जितने भी बायर के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि लेटेस्ट मॉडल क्या है, इसका फीचर क्या है, क्या क्या क्वेरीज पूछ सकता है एक बायर, तो आपके माइंड में सारे क्वेश्चंस होने चाहिए और आप कंफर्टेबल उस बायर के सारे क्वेश्चन के इजीली आंसर आप बता सको जिससे जो बायर है वो आपके टेलीविजन को खरीद सके। एंड लास्ट क्वालिटी, एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड परसुएट। आपको क्या करना है, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि कस्टमर से किस तरह से इंटरेक्शन करना है, प्रॉपर किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए जिससे वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। जो भी बायर के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंट और क्लियर और ऑडिबली होकर क्या करना चाहिए, सेल्समैन को बोलना चाहिए बायर के सामने। जिससे क्या होगा, आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल को देखकर बायर जो है वो अट्रैक्ट होगा और प्रॉपर जो भी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके अंदर नॉलेज है सेल्समैन के अंदर, प्रॉपर कस्टमर को दिखानी चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट वो इजीली बाय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ होलसेलर। होलसेलर के आपको 5 फंक्शंस बताने हैं। तो फर्स्ट होलसेलर का फंक्शन है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है, गुड्स को खरीदता है। द होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर। वो डिफरेंट मैन्युफैक्चर से क्या करता है, गुड्स को खरीदता है और एक ह्यूज अमाउंट में क्या करता है, उसको अपने स्टॉक को रख लेता है। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। अब होलसेलर क्या करता है, उन्हीं गुड्स को जो खरीद के लाता है स्टॉक में डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, साइज के अकॉर्डिंग, वेट्स के अकॉर्डिंग, शेप्स के अकॉर्डिंग एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद क्या करता है, वो रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में बेच देता है। एक्सपोर्टिंग, होलसेलर ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन। जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ रखता है, अपने गोडाउन्स पे रखता है। जब भी रिटेलर्स को जरूरत होती है तो वहीं से उसे निकाल के दे देते हैं। सम होलसेलर्स हैव देयर ओन व्हीकल। अब क्या होता है कि कुछ होलसेलर्स के पास खुद की गाड़ी होती है जिससे वो अपने गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका वेयर हाउसिंग। अब जो होलसेलर्स होते हैं उनका खुद का गोडाउन होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने गोडाउन में जो भी स्टॉक होता है उनका उसे रखते हैं और उसके बाद जब भी रिटेलर्स को नीड होती है किसी भी प्रोडक्ट की तो वहीं से जाके उसे निकाल के दे देते हैं। फाइनेंसिंग, जो होलसेलर होता है वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं किसको, मैन्युफैक्चरर्स को या फिर प्रोड्यूसर्स को। जो भी प्रोडक्ट को बनाते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरर्स कहा जाता है। और रिटेलर्स को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और जो रिटेलर्स को होलसेलर क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, कि जो रिटेलर है वो क्या करे, नेक्स्ट टाइम भी उसी होलसेलर से सामान खरीदे। इसलिए क्या करते हैं, रिटेलर्स को वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इन दिस वे दे फाइनेंस द मैन्युफैक्चरर एज वेल द रिटेलर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइज एज अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलिंग बिजनेस। अब आपको क्या करना है, लार्ज स्केल बिजनेस में जो फ्रेंचाइजी होती है उसके फीचर्स के बारे में बताना है। फ्रेंचाइजी जो होती है वो एक एग्रीमेंट होता है 2 लोगों के बीच में। तो फर्स्ट होता है आपका फ्रेंचाइजियर और सेकंड होता है आपका फ्रेंचाइजी। ये दोनों क्या होते हैं, कमर्शियल रिलेशनशिप के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। जब भी आप क्या करते हो, इस एग्रीमेंट में साइन कर देते हो, उसके बाद इसका कुछ एक टाइम पीरियड होता है, लाइक 1 ईयर हो गया, 2 ईयर, 6 ईयर्स, जो भी आप एग्रीमेंट के हिसाब से रखते हो। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, फ्रेंचाइजी के पास राइट होता है कि आपके ब्रांड का नाम वो अपने दुकान में यूज कर सकता
सकता है और आपके ही प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, वो बेचेगा। कुछ एग्जांपल्स है आपके ब्रांड के, अग्रवाल हो गया, बीकानेर हो गया। तो इस तरह के आप क्या करते हो, ब्रांड के नेम जिसकी गुडविल अच्छी होती है आप उनकी फ्रेंचाइजी को परचेज कर लेते हो और उसके बदले में क्या करते हो, जिनमें ब्रांड के नेम की गुडविल अच्छी होती है आप उन्हें रेंट पे क्या करते हो, खरीद लेते हो और उसके बाद उसे क्या करते हो, रेंट पे करते हो। इट मींस की फीस देते हो उस चीज की जो आप क्या करते हो, उनके ब्रांड का नाम यूज कर रहे हो, इसके बदले में आपको उन्हें फीस देना होता है। ये जनरली जो फीस का पीरियड होता है आप उसे मंथली बेसिस पे भी दे सकते हो, क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस होता है 4 मंथ में क्या करना है, आपको पेमेंट करनी होगी जिस भी आप ब्रांड के गुडविल का नाम यूज कर रहे हो। या फिर होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप बेचोगे अपने प्रोडक्ट को आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हें फ्रेंचाइजी को क्या करोगे, आप फीस दोगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेंचाइजी इज अ सिस्टम ऑफ रिटेलिंग सुटेबल फॉर ब्रांड्स। फ्रेंचाइजी एक ऐसे सिस्टम है जिसमें ब्रांड नेम की गुडविल मार्केट में अच्छी होती है, आप उसे क्या करते हो, अपने बेनिफिट के लिए आप क्या करते हो, उसे खरीद लेते हो और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हो और उन्हीं ब्रांड नेम को आप यूज करते हो अपने शॉप में और अपना सामान की क्या करते हो, सेलिंग करते हो कंज्यूमर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिंगल लाइन स्टोर, जनरल स्टोर और स्पेशलिटी स्टोर। सिंगल लाइन स्टोर में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही स्पेसिफिक गुड्स की आपको क्या मिलेंगी, चीजें मिलेंगी। लाइक आपका मेडिसिन शॉप हो गया, बुक शॉप हो गया। मेडिसिन में क्या होगी, आपको सिर्फ दवाइयां मिलेंगी। बुक शॉप में आपको सिर्फ बुक्स मिलेंगी। टॉय शॉप में आपको टॉय और रेडीमेड गारमेंट्स में क्या होंगे, आपको सिर्फ कपड़े मिलेंगे। तो ये सिर्फ क्या होते हैं कि स्पेसिफिक लाइन होती है गुड्स की जिसमें आप क्या करते हो, अपने गुड्स को बेचते हो। बट आपको इसमें डिफरेंट साइज, डिफरेंट ब्रांड्स, क्वालिटी और स्टाइल के कपड़े मिल जाएंगे या फिर बुक्स आपको डिफरेंट राइटर्स की मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं जनरल स्टोर की। जनरल स्टोर क्या होता है, जो भी आपका डेली यूज का जो भी प्रोडक्ट होता है ना वो वहां पर रखा जाता है। अब जनरल स्टोर देखते हैं। जनरल स्टोर बेसिकली जो भी आपके डेली यूज के आइटम्स होते हैं ना वो इन शॉप्स में रखा जाता है। डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती है जनरल स्टोर्स के अंदर। लाइक आपका एग्जांपल में टॉयलेटरी आइटम हो गया, होजरी आइटम, बिस्किट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, कॉस्मेटिक हो गया, गिफ्ट आइटम, स्टेशनरी आइटम, जो भी आपके डेली यूजफुल के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरल स्टोर के अंदर रखे जाते हैं। स्पेशलिटी स्टोर्स में क्या होता है, दीज स्टोर्स डील विद प्रोडक्ट स्पेसिफिक ब्रांड और कंपनी। ये क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। लाइक आपका हो गया वुडलैंड हो गया जो कि शूज की शॉप हो गई। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड को ही प्रमोट करते हैं अपनी शॉप के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं राइट देयर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के टाइप्स बताने। तो फर्स्ट है आपका B2B। इसमें इंटरेक्शन जो होता है बिजनेस का बिजनेस से ही होता है। लाइक आपका मैन्युफैक्चर से किससे हो जाएगा, रिटेलर से हो जाएगा। मैन्युफैक्चर का होलसेलर से हो जाएगा, होलसेलर का किससे हो जाएगा, रिटेलर से हो जाएगा। तो इस तरह की क्या होती है, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकी बनती है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है B2C। B2C में क्या होता है, इसमें बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट होती है और किसकी होती है, कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फर्स्ट लाइक आपका रिटेलर से कंज्यूमर का भी हो सकता है, होलसेलर का कंज्यूमर से हो सकता है और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसका भी कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है। अब आपका लास्ट सेकंड टाइप है ई कॉमर्स का C2C। इसमें क्या होता है, कस्टमर का कस्टमर से ही इंटरेक्शन होता है। लाइक आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हो, आपकी सेकंड हैंड बुक्स होती है तो आप क्या करते हो, अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को क्या करते हो, सेल करते हो। तो इसमें ना ही आपका होलसेलर की इन्वॉल्वमेंट हुई है, ना ही मैन्युफैक्चर की इन्वॉल्वमेंट हुई है, ना ही रिटेलर की हुई है। आप दोनों ही कस्टमर थे, आपने क्या करा, दोनों आपस में ही क्या कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो। आपने अपनी बुक आपकी यूज की थी पहले, अब नहीं है तो आप क्या करोगे, किसी अदर पर्सन को दे दोगे। तो ये C2C के अंदर काउंट किया जाता है। C2B में क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं ना अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसे बेचते हैं। बिड एंड पे मतलब कि बोली लगाकर उसे क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन KPO एंड BPO। अब आपको क्या बताना है, BPO क्या होता है और KPO क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं BPO क्या है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसकी फुल फॉर्म होती है, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि BPO की फुल फॉर्म बताओ। इट्स व्हेन अ कंपनी हायर्स अनदर कंपनी। जब क्या करती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को हायर करती है अपने काम को संभालने के लिए। लाइक कस्टमर को किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करनी है, डेटा एंट्री का काम है, अकाउंटिंग का काम है। तो क्या करती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को हायर करती है जिससे क्या हो, उसका जो काम है वो इजीली हो जाए। तो उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं तो ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। लाइक एक बहुत बड़ी बिग कंपनी है, वो क्या कर रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करती है। अब प्रोडक्ट्स की सेलिंग करेगी तो उसके पास बहुत सारे कस्टमर
कस्टमर्स की कॉल्स आएंगी तो वो खुद ही डील नहीं करेगी सारी कस्टमर से, वो क्या करेगी, किसी अदर कंपनी को क्या करेगी, अपनी कंपनी के अंदर हायर करेगी, जो कि वो उसके सारे काम्स को और कस्टमर की जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, वो उसे इजीली से सॉल्व कर सके। और जिस भी कंपनी ने उन्हें हायर किया है वो अपने सेलिंग पे क्या करे, फोकस करे कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छे से बेच सकते हो, अगर वो आपके बाकी काम को देखते हैं तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम केपीओ की। केपीओ में भी सेम होती है, बट इसमें क्या होता है, अगर आपको अपनी कंपनी में किसी भी अदर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें उन्हें उस काम से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, की प्रॉपर जो भी आप काम के लिए हायर करें किसी भी पर्सन को तो उसको स्पेशल स्किल होनी चाहिए उसके बारे में, तभी आप क्या करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर क्या करोगे, उस कंपनी को हायर करोगे अपने काम को संभालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जो भी अपने प्रोफेशन में बिजी होते हैं, अपना बिजनेस जिनका होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लाइक आपका हो गया फ्रीलांसर्स हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, स्मॉल बिजनेस के कुछ ओनर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये किसी पे बेस्ड नहीं होते, किसी काम को लिए या फिर किसी के सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और यहीं पे बात करें अगर वेज एम्प्लॉयमेंट की, तो वो क्या करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जो इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मंथली बेसिस पे होता है या फिर आपके वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो उसी के बेसिस पे आपको वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसको वेज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। लाइक ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गया, रिटेल स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे वेज एम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड टू द इंडियन इकोनॉमी। अब आपको क्या करना है, एक्सटर्नल ट्रेड के इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रमोट स्पेशलाइजेशन। आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट की जब भी एक्सटर्नल ट्रेड करते हो, बाहरी व्यापार करते हो, तो अपने जो भी आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है उसे ही क्या करोगे, बाहर कंट्री में उसे एक्सपोर्ट करोगे। एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोट स्पेशलाइजेशन व्हेन देयर इज एक्सपेंशन इन द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होती है मार्केट में, तो जो प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्ट की, तो आप उसको क्या करते हो, बहुत अच्छी तरीके से बनाते हो, ताकि इससे भी ज्यादा जो भी आपकी डिमांड हो रही है अभी मार्केट में उस प्रोडक्ट की, इन फ्यूचर क्या हो, और भी ज्यादा हो। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, देयर इज अ डिमांड ऑफ जापानीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस तरह से जापानीज इलेक्ट्रॉनिक के जो गुड्स है पूरे वर्ल्ड में क्या है, अपने स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है। एंड सेकंड आपका जो पॉइंट है, इनहैंस कंपटीशन। जो एक्सटर्नल ट्रेड है ना, वो क्या करती है, कंपटीशन को बढ़ाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो डोमेस्टिक फर्म्स होती है ना, अपने प्रोडक्ट में क्या करती है, इंप्रूवमेंट करती है, ताकि वो क्या करे, अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सके। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके, प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चेंज करके और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज करके कंज्यूमर को क्या करती है, एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट की, जिससे क्या होगा, उनकी सेलिंग बढ़ेगी। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप क्या करते हो, एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए होंगे जो कि आपकी हर एक एक्टिविटी में, लाइक इंडस्ट्री में आपकी हेल्प कर सके, कॉमर्शियल लेवल पे आपकी हेल्प कर सके। अगर आप क्या करो, एग्रीकल्चर का यूज करते हो, तो वहां पे भी आपको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करती है अपनी कंट्री के अंदर। अब लास्ट बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एवरी कंट्री डिपेंड्स टू लार्ज एक्सटेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड से क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन से क्या करते हो, पूरे वर्ल्ड की डिमांड को पूरी करते हो, तो इस तरह से क्या होगा, आपकी हर कंट्री पे क्या होगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जिससे क्या होगा, सारे आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और इनडायरेक्टली क्या होता है, आपकी कंट्री को भी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अ डॉक्यूमेंट्री बिल एज अ डॉक्यूमेंट यूज इन एक्सटर्नल ट्रेड। आप डॉक्यूमेंट्री बिल को क्या करते हो, एक्सटर्नल ट्रेड जब भी करते हो तो उसका यूज करते हो। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, आपका एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। जब भी आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो, जब भी आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो अपने प्रोडक्ट्स की, तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री बिल का यूज किया जाता है। लाइक आपका हो गया बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, कमर्शियल इनवॉइस हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए। तो ये सारी क्या करती है, आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, तो ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट्री बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर, सर्टिफिकेट्स के अंदर लिखी होती है। जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस होती
है, किसी भी बायर की हो या फिर सेलर्स की हो, तो दोनों के ऑब्लिगेशंस को क्या करता है, ये जो पेपर होता है वो दोनों के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है। दिस सर्व एज अ क्रिटिकल टूल टू फैसिलिटेट एंड सिक्योर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, रिड्यूसिंग रिस्क एंड सर्टेनिटीज टू ऑल दी पार्टीज इन्वॉल्व। ये क्या करती है, अनसर्टेनिटीज को, रिस्क को ये जो पेपर्स होते हैं वो कम करते हैं, और जो भी पेमेंट का प्रोसेस होता है वो इसके थ्रू क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री बिल के थ्रू क्लियर रहता है कि आपको कितनी पेमेंट करनी है और कितना आपका रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच चुका है। तो ये सारी चीजें उस पेपर के अंदर लिखी गई होती हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। अब आपको बताना है कि एक्सटर्नल ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्टली आपके 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड्स होती हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, इंपोर्ट। जब भी क्या करते हो आप किसी अदर कंट्री से गुड्स को परचेज करते हो तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है। लाइक पेट्रोल आप क्या करते हो, परचेज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, गोल्ड्स हो गए, तो ये क्या करते हो आप किसी अदर कंट्रीज से क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो अपनी कंट्री के अंदर। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड की। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या करते हो, अपने गुड्स को आप क्या करते हो, किसी अदर कंट्री में सेल करते हो, बेचते हो, तो उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जैसे कि स्टील आयरन हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, कोल हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें आप क्या करते हो, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स की सेल करते हो, तो उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। अब इंटरपोर्ट में क्या होता है, इसे आप री एक्सपोर्ट ट्रेड के नाम से भी जानते हो। आपने क्या करा, किसी एक गुड्स को परचेज किया, पहले इंपोर्ट किया, उसके बाद आप क्या करते हो, सेम प्रोडक्ट को क्या करते हो, सेल कर देते हो किसी अदर कंट्री में, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड या फिर री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कह सकते हो। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते उस गुड में, जिस तरह आपने उस प्रोडक्ट को क्या करा था, इंपोर्ट किया था, उसके बाद सेम एज इट इज आप उसे क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज कर देते हो। एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि इंडियन कंपनी क्या करती है, इंपोर्ट करती है रबड़, कहां से, थाईलैंड से, और उसके बाद उसे सेम रबड़ को जापान में क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया। आई होप आज की इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिजनेस स्टडीज के नोट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम से पहले इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।